नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग जारी है तो सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी को लगा है बड़ा झटका। इन खबरों पर रहेगी हमारी नजर। ताजा अपडेट लेंगे अपने संवाददाताओं से भी, तो बताएंगे कि दुनिया भर में वो कौन कौन सी खबरें हैं जिन पर सबकी नजर बनी हुई है। ईरान के नए शांति प्रस्ताव से क्यों असंतुष्ट है डोनाल्ड ट्रंप, और ट्रंप ने एक बार फिर से क्यों ईरान को दी है नर्क की धमकी। साथ ही साथ क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकें होंगी फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। 1 घंटे का पावर पैक्ड शो, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर गड़बड़ी की शिकायत पर सुबह 7 बजे से दोबारा वोटिंग जारी। डायमंड हार्बर के 4 और मगरहाट पश्चिम के 11 बूथों पर शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 4 मई को आएंगे चुनावी नतीजे। सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को लगा बड़ा झटका। केंद्रीय काउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्त करने के मामले में पार्टी ने खटखटाया था अदालत का दरवाजा। याचिका पर कोर्ट का दखल देने से इनकार। सरकार ने देशव्यापी मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का किया सफल परीक्षण। दूरसंचार विभाग और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सहयोग से विकसित की गई प्रणाली। आपात स्थिति में लोगों तक सटीक जानकारी पहुंचाना है लक्ष्य। जम्मू से श्रीनगर का सफर 5 घंटे से भी हुआ कम। श्रीनगर वंदे भारत का संचालन आज से शुरू। मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी ट्रेन। हर मौसम में कनेक्टिविटी, पर्यटन और कारोबार को मिलेगा बढ़ावा। और बीसीसीआई आज करेगी महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की घोषणा। 12 जून से इंग्लैंड में दिखेगा क्रिकेट का रोमांच। तो सबसे पहले बात करेंगे सोमवार को परिणाम और 15 बूथ पर फिर मतदान। जी हां, पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर के 4 और मगरहाट पश्चिम के 11 बूथों पर सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान जारी है। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। सुबह 9 बजे तक मगरहाट में 16.68%, डायमंड हार्बर में 15.83% वोटिंग हुई है। दरअसल 29 अप्रैल को इन बूथों पर दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ और झड़प की शिकायतें मिली थी, और इसी के चलते दोबारा वोटिंग करने का यह फैसला लिया गया। और ये सभी बूथ दक्षिण 24 परगना जिले में आते हैं। आपको बता दें कि राज्य की सभी 294 सीटों पर रिकॉर्ड 92.84% वोटिंग हुई है। 23 अप्रैल को फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर 93.19% मतदान हुआ था। 29 अप्रैल को सेकेंड फेज की 142 सीटों पर 92.48% वोट पड़े थे। रिजल्ट अब 4 मई को आएंगे। तो बंगाल का रण है, चौथी बार ममता होंगी या फिर खिलेगा कमल। देखने वाली बात यह होगी 4 मई को नतीजे आएंगे, कौन जीतेगा। ये सियासी लड़ाई जारी है। तो बंगाल के इस घमासान से पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डीडी न्यूज सबसे सटीक परिणाम पहुंचाता है और सबसे सटीक रिपोर्टिंग होती है जो कि डीडी न्यूज पर होती है। लगातार डीडी न्यूज बंगाल के चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि 15 बूथों पर दोबारा मतदान हो रहा है, पुनर्मतदान हो रहा है, और गड़बड़ी की शिकायत थी जिस पर यह पुनर्मतदान का फैसला लिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोटिंग हो रही है। बंगाल के इस घमासान में सुबह से लेकर और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग का सिलसिला चलेगा। लगातार भारी संख्या में लोग निकल रहे हैं और मतदान की इस प्रक्रिया में अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। आपको बता दें मगरहाट पश्चिम विधानसभा 11 बूथ पर पुनर्मतदान जारी है, तो बहरपुया कुकुरगिया में भी मतदान जारी है। तो बंगाल में पुनर्मतदान हो रहा है और 15 बूथों पर पुनर्मतदान की ये प्रक्रिया जो है वो चल रही है। एफपी स्कूल समेत अन्य केंद्रों पर ये वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। 4 मई को नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले सियासी जो घमासान है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और हम लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से बंगाल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लगातार जारी है। सौरभ दत्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, सबसे पहले तो आप यही बताइए कि किस प्रकार से मतदान की ये जो प्रक्रिया है पुनर्मतदान की ये चल रही है।
देखिए, अभी ये मगराहट पश्चिम के एकतरा गांव में है। इस एकतरा गांव में है जो 2 बूथों में जो मतदाता है वो मतदाता सुबह से लाइन दिए मतदान कर रहे हैं। शांतिपूर्ण से चुनाव हो रहा है। हमने जाके वहां के जो मतदाता से बात किया, उन्होंने कहा कि कोई उनका ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई शिकायत भी नहीं है। इस मतदान को लेकर वो सारे खुश है। और जैसे पिछले बुधवार को जिस तरह से उन्होंने पूरे उत्साह के साथ चुनाव के लाइन पे खड़े होकर मतदान किए थे, इस बार भी पुनर्मतदान में भी उतना ही उत्साह से वो सौरभ, वोट दे रहे हैं। सेकेंड फेज का जो मतदान था उसमें रिकॉर्ड मतदान देखने को मिला। 92% से ज्यादा जो है मतदान हुआ है। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि पुनर्मतदान जो हो रहा है उसमें उसी उत्साह के साथ, उसी जोश के साथ जो है मतदान करने के लिए लोग निकलते हुए आएंगे, या फिर थोड़ा सा कई बार होता है कि एक बार वोट कास्ट कर दिया उसके बाद जो है आलस कर जाते हैं लोग? 11 बजे का अगर आप डेटा देखें तो 11 बजे के डेटा से मगराहट पश्चिम में 38% है। मतलब हर घंटे में लगभग 20% के करीब करीब वोट दान हो रहे हैं। डायमंड हार्बर में थोड़ा कम है। डायमंड हार्बर में एक बूथ में 4 बूथ है, उसमें एक बूथ में 1 घंटे एक ईवीएम थोड़ा खराब हो गया था, तो उसके लिए 1 घंटा वोटिंग बंद था। मतलब करीब करीब माना जा सकता है, कुल मिलाकर अगर आप देख सकते हैं 36% चल रहा है, तो करीब करीब अगर मगराहट पश्चिम की तरह डायमंड हार्बर में भी उतना ही वोटिंग होगा तो ज्यादा फर्क आएगा ऐसा तो देखने को नहीं मिल रहा है। गांव वाले भी कह रहे हैं कि जो दूसरे राज्यों में काम करते थे, वोट के लिए आए थे, चले गए थे, पुनर्मतदान की बात सुनते वो फिर लौट आए हैं। अभी पहुंचे हैं कुछ गाँव वाले और पहुंच कर शाम दोपहर के बाद वोट दान करेंगे। हम उनसे बात करके आए हैं अभी। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अभी खेती बाड़ी में, खेत खलियानों में काम करने गए हैं सब। तो खेती बाड़ी का काम करके जब दोपहर को लौटेंगे, खाना खा के फिर सब उत्साह से 6 बजे तक वोट के लाइन पे खड़े होकर वोट देंगे, ऐसा ही उनका कहना है। धूप भी है थोड़ा, तो थोड़ा धूप अवॉइड कर रहा है। और एक छोटा सा इंसिडेंट, नाजरा का नाम का एक यहाँ पे एक है जहाँ पे मगराहट पश्चिम के अंदर 226-227 नंबर बूथ, वहां पे तृणमूल का एक जमायत का खबर हुआ था, जो अवैध जमायत का खबर हुआ था। तो वहां से एक कैंप था, तो कैंप को केंद्रीय वाहिनी ने वहां पे जाके, सेंट्रल केंद्रीय बल ने वहां पे जाके हटा दिया है। हम अभी नाजरा की तरफ ही जा रहे थे, तो वहां पे से केंद्रीय बल ने हटा दिया है। और टीएमसी का ये कहना है कि 500 मीटर की दूरी में था, और बीजेपी का ये कहना है कि जो फोर्सेस जो नियम है वो नियम के दायरे में वो नहीं थे, इसलिए शायद स्टेप लिया जाएगा। इससे बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। इसी बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इस चुनाव में हमने लगातार देखा है कि कुछ मुद्दे जो है टीएमसी उठाती रही है, कुछ मुद्दे भाजपा उठाती रही है, वोटिंग के समय भी इस तरह की बातें देखने में आई, चाहे वो ममता बनर्जी की ओर से हो या फिर बीजेपी की ओर से हो। मतदान के समय अभी जो मतदान चल रहा है, इसमें किसी ओर से किसी तरह का की बात, कोई कमेंट सामने आया है? पहला देखिए, ये जो इलाके में वोट हो रहा है इसमें 31 सीटें हैं। इस 31 सीटें में पिछले चुनाव में 30 सीटें सीएमसी को मिला था, 1 सीट आईएसएफ को मिला था। यानी बीजेपी का यहाँ पर कोई खाता खुला नहीं है। लेकिन फिर भी ये मतदान काफी अहम है। अहम इसलिए है कि यहाँ पे वैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो अभिषेक बनर्जी के गढ़ माने जाते हैं, यहाँ से सांसद है वो, वहां पे फलता में आपको देखने को मिलेगा कि 1 लाख से ज्यादा पिछले लोकसभा चुनाव में, फलता विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा मार्जिन है तृणमूल का। मतलब है 70% वोट तृणमूल को मिला है। डायमंड हार्बर में 1 लाख से ज्यादा मार्जिन है। वहां पर भी देखा जा रहा है कि 70% आसपास प्लस माइनस वोट को मिला है। मगराहट पश्चिम जहां पे हम अभी खड़े हैं, यहाँ पे 57,000 का लीड है, 55% मिला है। ये बोलने का मतलब ये है कि एक पार्टी एक विधानसभा चुनाव में अकेले 70% वोट ले जाता है, ये स्वाभाविक नहीं है। यानी कि ये कह सकते हैं कि धांधली होती रही है और इसीलिए जो मिर्ची लग रही है लगातार तृणमूल कांग्रेस के जो मुख्य लोग हैं, उनको जो मिर्ची लगती हुई नजर आ रही है, वो भी उसके पीछे भी यही कारण है कि अब तक धांधली होती रही है, इस बार धांधली नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं घबराए हुए, तिलमिलाहट है। देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी किसी भी आप कॉन्स्टिट्यूएंसी को पकड़ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख से मार्जिन, ये लोकसभा में 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिलाकर होता है। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से होना अचंभित होने वाली बात है। ये किसी भी पोल स्ट्रेटेजिस्ट को पूछ लीजिए।
दूसरी बात यह है कि डायमंड हार्बर की इस क्षेत्र को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में मामला भी हुआ है, केस भी हुआ है कि वहां पे वेब कैमरा घुमा दिया गया है, धड़ाधड़ यहाँ पे छप्पा वोट पड़ा है। तो ये सारे मामले को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में भी वो मामला सब जुडिस है। इसी के चलते वेबकास्टिंग को लेकर एक तरफ से आप कह सकते हैं कि डायमंड हार्बर को मॉडल बना के ही इस बार पूरे चुनाव जो 294 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट है उन सीट में किस तरह से धांधली रोका जाए, चुनाव आयोग का जो ब्लूप्रिंट है वो डायमंड हार्बर के बेस के ऊपर है। डायमंड हार्बर मॉडल है, क्योंकि डायमंड हार्बर को देख के ही चुनाव आयोग से समझ गए थे कि यहाँ पे किस तरीके से धांधली होती है, किन किन जरियों से धांधली होती है। तो उन सारे जो गलियां है, जो नुक्कड़ है जहां से ये धांधली का रास्ता आता है, उन सारे रास्ते में चुनाव आयोग ने ब्लॉकेट खड़ा किया है। और इसीलिए ये जो 15 जो पोल रिपोल हो रहे हैं इस क्षेत्र में, इसका भी यही कारण है कि चुनाव आयोग इस वोट को निष्पक्ष और निर्भय और भय मुक्त करना चाहता है। एक भी दाग, चांद में भी कलंक हो सकता है लेकिन इस चुनाव में दाग हो ऐसा चुनाव आयोग को मानना नहीं है, वो राजी नहीं है, तो स्वीकार नहीं है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि इस चुनाव में एकदम निष्पक्ष चुनाव हो। तो इसलिए यहाँ पे रिपोल हो रहा है। वो स्क्रूटिनी करके उनको पता चला कि वो इस सिद्धांत पे आए हैं कि इसमें रिपोल होना चाहिए, तो रिपोल हो रहा है। रिपोल होने के बाद जो देखा जाएगा सहला, जो देखने वाली बात है कि यहाँ पे मार्जिन वो 1 लाख का रहता है या नहीं। बिल्कुल, ये बड़ी बात होगी कि ये मार्जिन ही बताएगा कि पिछला चुनाव क्या सही मायनों में सही चुनाव था या वो धांधली से जीता गया चुनाव था। साथ साथ अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहता है और चुनाव के समय में पिछला हमने चुनाव देखा छुटपुट घटनाओं को देखते हुए, उसके अलावा शांतिपूर्ण मतदान हुआ। किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है ताकि पुनर्मतदान में कोई खलल ना पड़े? देखिए, बूथ के हिसाब 15 बूथ है, 15 बूथ के हिसाब से जवानों को वहां पे तैनात किया गया है, केंद्रीय बल है, स्टेट पुलिस है और हर जगह पे हर मोड़ पर नजर रखी जा रही है। इसी का तो कारण है जो एक बूथ, ये जो 226 227 नंबर बूथ है, यहाँ पे जो तृणमूल की अवैध जमात की खबर वहां पे केंद्रीय बाहिनी ने उसको हटा दिया। तो एक तरफ से किसी भी पार्टी का तो ज्यादातर कोई कंप्लेन है नहीं। टीएमसी थोड़ी नाराज है, ये नाजीरा वाला तो वहां पे जो 226 227 नंबर बूथ में जो घटना घटी है उसको लेकर थोड़ा नाराजगी है टीएमसी। बाकी कोई किसी पार्टी का और कोई नाराजगी ऐसा है नहीं। और अब तो 1 बज चुका है, दोपहर के 1 बज चुका है, 5 घंटे से ज्यादा वोटिंग, 6 घंटे वोटिंग हो चुका है। अभी और 5 घंटा अभी वोटिंग होना अगर बाकी मतदान है। प्रतिशत की बात करें सौरभ, तो अभी कितना मतदान प्रतिशत होगा? देखिए, अभी अगर आप एग्जैक्ट फिगर मुझे मांगे जानना चाहती है तो एग्जैक्ट फिगर हमारे दर्शकों के लिए हम बोल दें कि एग्जैक्ट फिगर है मगराहट पश्चिम 38.2%, डायमंड हार्बर है 35.92 और कुल मिलाकर है 36.99 यानी 37%। यही मैं बोल रहा था कि 11 बजे तक का ये फिगर है और 11 बजे तक का फिगर में से 20% हर घंटे में, हर 2 घंटे में 20% का जो ट्रेंड पहले चरण में था, दूसरे चरण में था, वो रिपोल में भी देखने को मिल रहा है। और जैसे कि डायमंड हार्बर की एक पोल में, एक बूथ में ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से 1 घंटा पोल रुका हुआ था, तो उसको भी वो तो भी तेजी पकड़ेगा। तो तेजी पकड़ने के बाद 1 बजे का डेटा जब आएगा, अभी तो 1 बजे का डेटा नहीं है, हम 11 बजे का डेटा ही दे पा रहे हैं क्योंकि अभी का 1 बजे का डेटा रिलीज नहीं हुआ। 1 बजे का डेटा रिलीज हो जाएगा तब थोड़ा और स्पष्ट होगा कि स्ट्राइक रेट सेम चल रहा है या थोड़ा पीछे चल रहा है। हाँ बिल्कुल सौरभ, आप अपनी नजर बनाकर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से ताज़ा अपडेट्स साझा करने के लिए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि ये किस प्रकार से वहां पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। लगातार मतदान प्रक्रिया चल रही है, पुनर्मतदान 15 बूथों पर हो रहा है और वो शांतिपूर्ण मतदान हो इसके लिए चुनाव आयोग ने कड़े और पुख्ता बंदोबस्त किए हुए। लगातार आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर किस प्रकार से मतदान की प्रक्रिया को सुचारू तरीके से बनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं पुनर्मतदान करने के लिए और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम
काउंटिंग की लड़ाई की। जी हां, काउंटिंग की लड़ाई सुप्रीम सुनवाई पर आई और सुप्रीम सुनवाई में क्या कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल में काउंटिंग सेंटर्स पर केंद्रीय और पीएसयू के कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पहुंची ममता बनर्जी की पार्टी से शीर्ष अदालत ने कहा कि हम चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे और इस पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। कोर्ट ने साफ कहा कि ईसी को अपना अधिकारी चुनने का पूरा अधिकार है। आपको बता दें कि टीएमसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे थे। टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आदेश की जरूरत नहीं है, सर्कुलर का पूरी तरह से पालन होगा। इलेक्शन कमीशन को अधिकारी चुनने का पूरा हक है। चुनाव आयोग अपने कर्मचारी पर खुद नियंत्रण कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ इस मामले पर दखल देने से इनकार कर दिया है। तो टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में विशेष सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को यह बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। ईसी ने कोर्ट में क्या कहा आपको बता रहे। रिटर्निंग ऑफिसर राज्य सरकार का कर्मचारी होता है और टीएमसी की जो आशंका है वो निराधार है। तो टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में विशेष सुनवाई हुई और जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस बागची की बेंच ने ये पूरी सुनवाई की। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, हम लगातार आपको बता रहे हैं। सर्कुलर में कही गई बातों को ही लागू किया जाएगा। राज्य सरकार के नॉमिनी भी मतगणना में शामिल होंगे। तो ये बड़ी बात कही है कि राज्य सरकार के नॉमिनी भी इसमें मतगणना में शामिल होंगे। रिटर्निंग ऑफिसर राज्य सरकार का कर्मचारी होता है। टीएमसी की आशंका जो है वो पूरी तरह से निराधार है। तो याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। याचिका पर किसी आदेश की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग का जो सर्कुलर है वही लागू किया जाएगा और ड्यूटी पर तैनात हर कर्मचारी पर ईसी का पूरा नियंत्रण होगा। तो ईसी को काउंटिंग सुपरवाइजर चुनने का पूरा अधिकार है, यानी कि इलेक्शन कमीशन को काउंटिंग का जो है सुपरवाइजर चुनने का पूरा अधिकार है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो साफ तौर पर ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका और लगता हुआ नजर आया है। तो अब आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। दरअसल ईसी ने 13 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था और मतगणना के हर टेबल पर एक कर्मचारी केंद्र या पीएसयू का होना अनिवार्य है, ये कहा गया था। इसमें टीएमसी का आरोप किया है। टीएमसी का आरोप है कि केंद्रीय कर्मचारी बीजेपी के प्रभाव में काम कर सकते हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों की भी इसमें नियुक्ति की जानी चाहिए। टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में ईसी के खिलाफ याचिका दायर की और केंद्रीय पीएसयू कर्मचारियों को चुने जाने के ईसी के फैसले को चुनौती दी गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल टीएमसी की इस याचिका को खारिज कर दिया था। काउंटिंग स्टाफ की नियुक्ति चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है, ये कहा था हाईकोर्ट ने। तो टीएमसी ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो टीएमसी सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट से भी ये बड़ा झटका लगता हुआ तृणमूल कांग्रेस को नजर आया है। प्रकाश चंडालिया वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए। प्रकाश जी, अभी 2 दिन बचे हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। अभी बस 2 दिन बचे हैं काउंटिंग के, लेकिन उससे पहले तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी कोर्ट से कोर्ट का चक्कर लगा रही हैं और कहीं से भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है। क्या जरूरत है इसकी? चुपचाप बैठकर इंतजार भी कर सकते हैं? कैला जी, आपको पता होगा कि नवंबर में जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब से ममता बनर्जी पूरी बौखलाई हुई। उनकी सरकार की पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। कई बार वो कोर्ट में स्वयं गई हैं और एसआईआर में बार बार हार जाने के बावजूद जब इस समय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, आपको याद होगा कि जिस दिन आचार संहिता लागू हुई, चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई थी, उस दिन भी ममता बनर्जी ने जो चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया, कई सरकारी अधिकारियों को हटा दिया, ब्यूरोक्रेट्स को हटा दिया, आईएएस, आईपीएस, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सारे डीजी, सीपी सबको हटाया गया। उसके खिलाफ भी ममता बनर्जी कोर्ट में गई और कोर्ट में उन्हें साफ स्पष्ट तौर पर कह दिया गया कि चुनाव आयोग ने वही किया है जो उसे करना चाहिए। उसके बावजूद ममता बनर्जी जो है वो बौखलाई हुई है। हर छोटे बड़े मामले को लेकर वो कोर्ट पहुंच जाती हैं। आज शनिवार का दिन है और कल रात को इन्होंने मामला दायर किया और जैसा कि आप जानती हैं कि जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस जयमाल्य बागची की अदालत में आज एक बार उनको फिर इस बात का एहसास करा दिया गया कि चुनाव आयोग ने कहीं भी कोई जो उसके तय मानक है, जो तय नियम है, उसके अनुरूप निर्णय लिया है। इस पर शक करना बिल्कुल फिजूल है। और शैला जी, कपिल सिब्बल छोटे बड़े मामले को उठाते रहते हैं। आज उनको भी सबक सिखा दिया गया कि आपकी बातों में कहीं भी दम नहीं है और इस प्रकार का आरोप लगाना, बार बार चुनाव आयोग पर शक शुबह करना, ये उचित नहीं है। आपको याद होगा कि देखिए,
जो सरकार, मुख्यमंत्री हमारी पश्चिम बंगाल की भारतवर्ष की इकलौती मुख्यमंत्री हैं जो ईडी के काम में दखल देती हैं, सरकारी काम में दखल देती हैं। आपको याद होगा 8 जनवरी 2026 की वो घटना जब ईडी आईपैक के दफ्तर पे छापेमारी कर रही थी, ममता बनर्जी सरकारी कामों में मैंने समझिए दखलंदाजी करते हुए वहां से फाइल उठा के ले आती है और यहाँ पर तो सरकारी पुलिस और सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको बोलचाल की भाषा में, यहाँ के वातावरण में उनको तृणमूल पार्टी का दलदास कहा जाता है। तो ये पार्टी जो है अपने कर्मचारी राज्य सरकार को अपने पार्टी का कैडर समझती है। इसीलिए ऐसा होता है कि हर बार ये मामले को लेकर कोर्ट में जाती है और कोर्ट उन्हें बार बार सबक सिखला देता है कि आयोग बाकी अपने नियमों के आधार जो तय मानक है उसका अनुरूप काम कर रहा है, इसलिए उसमें दखलंदाजी की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से हम ममता बनर्जी की एक्टिवनेस अभी देख रहे हैं लगातार, हमने देखा कि कई मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंची, लेकिन हमने देखा है बीते कुछ सालों में लॉ एंड ऑर्डर की हालत पश्चिम बंगाल की, महिलाओं की स्थिति पश्चिम बंगाल में, उस समय ममता बनर्जी की ये एक्टिवनेस कहाँ चली गई थी? क्यों नहीं वो कोर्ट तक आई कि भैया हमसे नहीं संभल पा रहा है, आप ही संभालिए? देखिए, यही तो दुख की बात है कि जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तो ममता बनर्जी कहती हैं कि रात को 8 बजे के बाद महिलाओं को घरों के बाहर नहीं निकलना चाहिए। संदेश खाली में उनकी पार्टी का सबसे बड़ा गुंडा जो हजारों महिलाओं के साथ में व्यभिचार करता है, महिलाएं खुद पे सड़क पर आती हैं, ममता बनर्जी उसे सामाजिक कार्यकर्ता का लाइसेंस देती है। अनुव्रत मंडल इनकी पार्टी का सबसे बड़ा गुंडा है जो बीरभूम जिले का सबसे दबंग माना जाता है। जब वो सरेआम पुलिस को गाली देता है, ममता बनर्जी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि उस पुलिस कर्मचारी का ट्रांसफर कर दिया जाता है। जादापुर कॉलेज के अंदर में बलात्कार की घटना होती है, दुर्गापुर कॉलेज के अंदर में बलात्कार की घटना होती है और इन सभी घटनाओं में शैलाजी तृणमूल पार्टी के गुंडे घोषित रूप से शामिल होते हैं और ममता बनर्जी उनका बचाव करती है। यहाँ पर महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्हें इस बात को याद रखना चाहिए कि वे बंगाल की 10.5 करोड़ जनता की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण एकांगी रहा है और सिर्फ तृणमूल पार्टी के कैडर और एक वर्ग विशेष को लेकर के उनकी राजनीति चली है। उन्होंने किसी भी रूप में पश्चिम बंगाल की जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया और यही कारण है कि जब चुनाव आयोग ने और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने एक ऐतिहासिक रूप से पश्चिम बंगाल में इतने शांति के साथ मतदान करवाया है कि ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन खिसक गई है और यही उनकी बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण है। प्रकाश जी, आपको यहाँ पर जरा रोकना चाहेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से टीएमसी को जो बड़ा झटका लगा है, इस पर बीजेपी की ओर से भी रिएक्शन आ रहे हैं। बीजेपी का क्या कुछ कहना है वो सुनवाते हैं। आज भरोसे का सवाल आपके खुद के ऊपर है। अपनी पुलिस और अपनी राज्य सरकार की एजेंसी पर भरोसा नहीं था, वो वहां पर खुद अंदर गई, अर्थात उनको अपने पर्सनल स्टाफ पर भी भरोसा नहीं था। तो जब भरोसा स्वयं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को अपनी ही सरकार अपने कर्मचारियों और अपने ऑफिस पर नहीं है, तो यह इसलिए है क्योंकि जनता का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। तो सुधांशु त्रिवेदी को सुन रहे थे आप। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश राज भी जुड़े हुए हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी कोर्ट से भी ममता बनर्जी को झटका लगा है, किस प्रकार से देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये क्या हार की बौखलाहट है जो इस प्रकार लगातार कोर्ट्स के चक्कर लगा रही हैं और एक बड़ा झटका फिर सुप्रीम कोर्ट से लगता हुआ उनको नजर आया है? कहा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया ममता बनर्जी पर कि वो जनता का भरोसा खो चुकी हैं। शायद यही वजह है कि उन्हें अपनी एजेंसियों पर, अपनी पुलिस पर, अपने पर्सनल स्टाफ पर भरोसा नहीं है और यही वजह है कि उन्हें खुद पर्सनली हर जगह पर प्रे करना पड़ रहा है, पर्सनली उनको जाना पड़ रहा है क्योंकि उनको खुद पर भरोसा नहीं है, लिहाजा वो जनता का भरोसा खो चुकी हैं। और उन्होंने कहा कि 80 बार ममता बनर्जी ने अब तक सरकारी एजेंसियों पर या फिर तमाम तरह के जो उनके जो उपक्रम हैं उन पर आरोप लगाए हैं, कोर्ट गई हैं और तमाम जगह पर उनको मुंह की खानी पड़ी है। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें मुंह की खानी पड़ी है तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो चला है और इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हौसले जो हैं वो सहला बुलंद दिखाई पड़ रहे हैं कि बीजेपी जो बात कहती रही है उसको कोर्ट ने कहीं ना कहीं प्रामाणिकता
देने की कोशिश की है। तो ऐसे में देखना होगा कि पूरे चुनाव भर जो रस्साकसी चली, घात प्रतिघात चला, सत्ता और विपक्ष के बीच व्यंग्यवान चले और तमाम तरह के आरोप जो हैं वो ममता बनर्जी ने लगाए और बीजेपी ने उसका काउंटर किया। यह पूरे चुनाव भर चला। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जब उनके मामले को खारिज कर दिया तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और बीजेपी राज्य में आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। और जो एग्जिट पोल के जो आकलन अनुमान जो दिखाई पड़ रहे हैं उसमें बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ रही है, ऐसा जो एग्जिट पोल हैं उनके सर्वे कह रहे हैं। अब देखना होगा कि जब 4 मई को मतपेटियां खुलेंगे तो फिर क्या कुछ नजर आता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को बहुत तगड़ा झटका लगा है, जिससे उनके हौसले कहीं ना कहीं पस्त जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, प्रकाश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रखेंगे। अरे नहीं चाहिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस यार। भाई अमीर आदमी है, पैसा प्रॉपर्टी बेहिसाब। अरे नहीं यार, मैं भी तुम्हारी तरह मिडिल क्लास ही हूँ। तो अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो तेरी फैमिली को कौन संभालेगा? पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और हम लगातार बात कर रहे हैं मिड डे प्राइम में कि किस प्रकार काउंटिंग की इस लड़ाई, ये लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक आई और सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम सुनवाई हुई उसमें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई होगी, दलीलें दी गई होंगी, कपिल सिब्बल भी बड़े अधिवक्ता हैं और ऐसे में क्या कुछ वो दलीलें दी गई होंगी कपिल सिब्बल की ओर से जिस पर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी संतुष्ट होता हुआ नजर नहीं आया? शैला जी, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले 6 वर्षों में सिर्फ कानूनी मामलों में कानूनी जो सुनवाइयां होती हैं, हर छोटे बड़े मामले को लेकर कोर्ट पहुंच जाती हैं। और अभी राजीव राजी ने भी बताया कि 80 बार ममता बनर्जी ने इस प्रकार कोर्ट के कामों में दखल दिया है और इस प्रकार के सरकारी कामों में दखल दिया है और कोर्ट में मामले को लेकर गई हैं। आप जानती हैं 6 वर्षों में पश्चिम बंगाल के राजस्व से सिर्फ इन कोर्ट के मामलों में सरकार ने कितना खर्च किया है? 88 करोड़ रुपए। 87 करोड़ 77 लाख रुपए ममता बनर्जी ने राज्य के राजस्व को खोया है। और आप शिक्षा घोटाला से लेकर शिक्षकों की नियुक्ति का घोटाला हो या और प्रकार के जितने भी घोटाले हो, एक मामले में भी ममता बनर्जी और तृणमूल पार्टी को कोर्ट के मामले में कहीं भी सफलता नहीं मिली है। और देखिए, जिस दिन मतदान हो गया, एग्जिट पोल जारी हो गए, ममता बनर्जी इतनी बौखला गई कि यहां मतगणना केंद्र पर पहुंच गई। इनकी पार्टी का यह आरोप था, इनकी पार्टी के और भी कई जो कैंडिडेट्स हैं वो भी पहुंच जाते हैं। उनका आरोप था कि चुनाव आयोग ने उन्हें जानकारी दिए बगैर वहां पे मतपेटियां खोलने या सेग्रीगेशन, पोस्टल बैलेट्स को सेग्रीगेशन करने का काम करवाया है। जबकि उनकी पार्टी को लेकर के रात को 11:30 बजे पश्चिम बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उन्हें आरोप लगाने के पहले, फेक नैरेटिव सेट करने के पहले अपना ईमेल चेक कर लेना चाहिए। सभी पार्टियों को बाकायदा समय पर ईमेल भेज दिए गए थे, लेकिन ये पार्टियां जबरदस्ती लोगों में फेक नैरेटिव सेट करना चाहती हैं, बार बार आयोग को कटघरे में साबित करना चाहती हैं। लेकिन जनता ने इस बार 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को अपनी मुहर लगा दी है। और जब ऐसे मामलों को लेकर ममता बनर्जी कोर्ट में जाती है तब कोर्ट भी उनके खिलाफ जो बातें होती हैं उस पर मुहर लगा के साबित कर देता है कि वे ज्यादती कर रही है। और ये ज्यादती 15 वर्षों से बंगाल की जनता ने सहन कर ली है और इस बार लगता है कि पूरा माहौल तौबा तौबा का बना हुआ है। बिल्कुल, पूरा माहौल जिस प्रकार का बना हुआ है सारा देश देख रहा है उसे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी और राजेश राज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जो है डिस्कशन हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट तक ये सुनवाई पहुंची और सुप्रीम कोर्ट से इस सुनवाई में टीएमसी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें अलर्ट सिस्टम का किस प्रकार से सफल परीक्षण हुआ है। आज दोपहर करीब 11:42 पर एक साथ कई लोगों का मोबाइल तेज आवाज में शोर करने लगा और इस दौरान टोन सुनकर दफ्तरों से लेकर घर और बाजार में मौजूद सभी लोग सहम से गए। हालांकि ये कोई संकट नहीं था बल्कि देश की एक उपलब्धि साबित हुई। दरअसल 2 मई को केंद्र सरकार ने देश भर में मोबाइल बेस्ड डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम का सफलतापूर्वक शुभारंभ कर दिया और ये पहले से ही पूर्व निर्धारित था। आज मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का सफल तौर पर परीक्षण हुआ और इस क्रम में
लोगों के मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आया, जिसने बड़े स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ये प्रणाली दूरसंचार विभाग और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि एनडीएमए के सहयोग से विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य आपात स्थिति में लोगों तक सटीक जानकारी पहुंचाना है। तो स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का देशव्यापी ये परीक्षण हुआ है। जान माल के नुकसान को कम करने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। मोबाइल पर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में अलर्ट हुआ है और आपात स्थिति में किस प्रकार से तुरंत चेतावनी पहुंचेगी, ये संदेश लोगों को अपने मोबाइल पर सुनने को मिला। साथ साथ तय क्षेत्र के सभी मोबाइल पर एक साथ प्रसारण, एसएमएस और सीबीएस के जरिए ड्यूल अलर्ट सिस्टम है ये। और मोबाइल अलर्ट सिस्टम सुरक्षा की तैयारी है, क्योंकि सतर्कता ही जो है समझदारी होती है। तय क्षेत्र के सभी मोबाइल पर एक साथ ये प्रसारण हुआ है। कई भाषाओं में रियल टाइम अलर्ट देखने को मिला है। एसएमएस प्लस सीबीएस के जरिए ड्यूल अलर्ट सिस्टम जो है ये लागू किया गया है। मोबाइल अलर्ट सिस्टम सुरक्षा की तैयारी हम कह रहे हैं, क्योंकि सतर्कता ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। डीओटी और एनडीएमए की ये संयुक्त पहल, और इस पहल से कहीं ना कहीं दूरगामी जो है परिणाम निकलते हुए नजर आएंगे। रियल टाइम में अलर्ट डिलीवरी किस प्रकार से हो सकती है, इसका आज परीक्षण हुआ और परीक्षण लगभग सफल रहा। मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं ताज़ा जानकारी के साथ। मुकेश, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए लगातार इस प्रकार की मांग रही है कि कुछ ऐसा अलर्ट सिस्टम हो जिससे लोग जो है इस आपदा से पहले ही आगाह हो जाए और उस हिसाब से अपना बचाव कर सके। उस दिशा में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा और शानदार परीक्षण ये नजर आया। बिल्कुल शाला, एक ये बड़ा परीक्षण था और एक साथ 12 करोड़ लोगों के पास ये एसएमएस गया। खाली एसएमएस नहीं है, इसके साथ साथ ये एसएमएस आपको वॉइस नोट के थ्रू भी पूरी की पूरी डिटेल बताता है किस तरह का अलर्ट था और किस तरह से आपको बचने की इसमें सूचना दी गई थी। यानी अब तक का ये बहुत बड़ा जो अब तक की सबसे बड़ी पहल मानी जा रही है। और जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट लगातार काम कर रही है, चाहे एनडीआरएफ है या एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम करती हैं, उनको पता होता है कैसे करना है, और जिस तरह से वो टाइम को रिड्यूस कर रही है। पहली टीमें उनकी 20 मिनट में रिस्पॉन्ड करती हैं, फिर दूसरी जो उनकी टीम होती है वो और जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। तो क्विक रिस्पॉन्स के थ्रू इसको आगे लेकर के जाया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हर एक चीज पे काम किया जा रहा है और जिस तरह से नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है, 5G से हर गांव हर क्षेत्र को जोड़ा जा रहा है ताकि हर एक व्यक्ति तक आपदा की सूचना टाइम से पहुंच पाए, चाहे सुनामी हो, भूस्खलन हो या जिस तरह से तेज लहरें उठती हैं समंदर में, मछुआरों को जिस तरह से अगर वो समंदर में जा रहे हैं तो उन तक भी ये सूचना पहुंच जाए। तो हर एक व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने के लिए ये अलर्ट मैसेज। और जिस समय हम ऑडिटोरियम में मौजूद थे जब इसका परीक्षण किया गया, सारे ऑडिटोरियम में एक साथ ये मैसेज जो था वो अलर्ट हुआ। और भारत के यानी जिस तरह से मैंने बताया 12 करोड़ यूजर तक ये पहला जो परीक्षण था, ट्रायल था, ये सफल होता दिखाई दिया। इसके साथ साथ इसको और बड़े पैमाने पर लेकर के जाएंगे ताकि जो भी लोग ऐसे एरिया में रहते हैं, जैसे आप देखिए हिमाचल, उत्तराखंड, वायनाड में जो हमने तबाही देखी थी, केरल में किस तरह से गांव के गांव डूब गए थे। तो अलर्ट अगर आपके पास पहले आ जाएगा तो आप पहले से ही चेतावनी मिलने के बाद आप अपने सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं और अपने साथ साथ और लोगों की भी जान माल की रक्षा कर सकते हैं। और एनडीएमए और जिस तरह से एसडीआरएफ ने काम किया बीते दिनों में, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। इससे डेथ रेशियो में भी लगातार गिरावट देखने को मिली और लोगों को समय से पहले उनके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। बिल्कुल, और लगातार जिस प्रकार से ये आपदा स्थिति में किस प्रकार से आप अपना बचाव कर सके, ये अलर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं डेथ रेशियो को और भी ज्यादा कम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब लोगों के पास अलर्ट होगा वो पहले से अपना जो है बचाव कर सकेंगे, सुरक्षित स्थानों पर जा सकेंगे। बिल्कुल, ये अलर्ट मैसेज इसी के लिए बनाया गया और इसको आप देखिए 140 करोड़ तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। 12 करोड़ लोगों तक ये मैसेज गया, यही इसका मकसद है, क्योंकि आपदा के वक्त में आपको पता नहीं रहता है। पिछले दिनों हमने देखा भूस्खलन में किस तरह से तबाही मची। मुकेश, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं, क्या कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया? हमें पूर्ण विश्वास है दूरसंचार विभाग में कि इसका बहुत लाभ हमारे एनडीआरएफ की संपूर्ण टीम जो अपनी जान को हथेली में डालकर लोगों की जान बचाने के लिए लग जाती हैं, बाढ़ के समय में, भूकंप के समय में, क्लाउड बर्स्ट के समय में, उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगा और हर एक नागरिक के लिए भी
बहुत सुविधाजनक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने सुना कि किस प्रकार से ये जो अलर्ट सिस्टम है उसकी वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, किस प्रकार से जान और माल का जो है नुकसान इससे कम होता हुआ नजर आएगा। मुकेश शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकेश, किसी प्रकार का पैनिक ना हो, अलर्ट को लेकर लोग घबराए नहीं, इसके लिए क्या कुछ तैयारी की गई थी? बिल्कुल एक सरप्राइज था जिस तरह से उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। उसके बाद सभी की जेब में एक साथ मैसेज बजे, मेरे पॉकेट में भी फोन था, मुझे लगा ये कोई एक नॉर्मल मैसेज होगा, लेकिन जब मैंने देखा एसएमएस अलर्ट था प्रॉपर, और उसके बाद वॉइस भी साफ साफ तौर पर सुनाई दी, इंग्लिश हिंदी दोनों में। वो वॉइस मैसेज जो था, जो लोग उसको समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते मैसेज को, उसके लिए वो वॉइस मैसेज था। जिस तरह की हम बात करें, ड्यूल मैसेज आया, एक मैसेज फ्लैश होता है, उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन होती है, यानी आपको बताया जाता है, और विभिन्न जो भाषाएं हैं उसमें इस तरह से इसको फ्लैश किया जाएगा, अलग अलग राज्यों में उसको इस तरह से पहुंचाया जाएगा। एक बड़ी उपलब्धि है। और शैला, जिस तरह से आप देखिए बीते दिनों में सुनामी के बाद से जिस तरह से पैरामीटर बदले हैं, जिस तरह से देश में टेक्नोलॉजी को लेकर के काम किया गया है, अलर्ट मैसेज आपके पास पहले होता है, कब बारिश होगी, कब ओले गिरेंगे, कब क्लाउड बर्स्ट होगा, इसमें जिस तरह से तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा हो और इस पे आइडेंटिफाई किया जा रहा हो। और आज साफ तौर पर जिस तरह से वहां केंद्रीय गृह सचिव ने भी कहा और एनडीआरएफ के महासचिव ने भी कहा कि हम चाहते हैं रिड्यूस टाइम कम हो, पैनिक कम हो और समय रहते ही लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। और जिस तरह से लगातार इस पर काम किया जा रहा है, सफलताएं मिल रही हैं। आप देखिए क्लाउड बर्स्ट को लेकर के, या जिस तरह से अर्थक्वेक आते हैं, पहले आपको चेतावनी मिल जाती है, अलर्ट मिल जाता है, अगर वो रिवर्ट होने वाला है तो भी आपको अलर्ट मिल जाता है, यानी आप अपने उस स्थान को छोड़ करके जा सकते हैं। तो ये एक निश्चित तौर पर, क्योंकि अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं कई बार, प्राकृतिक आपदाएं, उसमें आप जरा सी भी चूक करेंगे तो भारी नुकसान हो सकता है। आपने देखा उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, वायनाड हो, तमाम ऐसी जगहों पर आप टाइम से पहले आपको एक मैसेज मिल जाता है, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है तो ऐसी जगहों पर तेज हवाएं चलने लगती हैं, लहरें तेज हो जाती हैं, तो अलर्ट के थ्रू आपको गांव के गांव खाली करने को कराए जा सकते हैं और समय रहते उनको एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। एक बड़ी सफलता है भारत सरकार की। बिल्कुल एक बहुत बड़ी सफलता है। एक छोटा सा सवाल और कि कौन कौन से डिजास्टर जो है वो इसमें काउंट होंगे, कौन कौन से स्थितियों में जो है ये अलर्ट मैसेज आएगा? क्या भूकंप की स्थिति में अलर्ट मैसेज आएगा, या फिर जो बादल फटने की घटनाएं, कौन कौन सी स्थितियां इसमें शामिल? बिल्कुल है, इसमें तमाम तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको शामिल किया गया है और एक एक करके उन सभी को इसमें जोड़ा जा रहा है। और ये एक कॉमन मैसेज इसी तरह से ड्राफ्ट किया जाएगा कि जब भी कोई ऐसा अलर्ट होता है, किसी प्रदेश में ऐसा अलर्ट होता है, तो उनकी जनता तक ये मैसेज तुरंत पहुंचाया जा सकती है, क्योंकि हर एक क्षेत्र की अपनी भौगोलिक स्थिति होती है। कहीं लैंडस्लाइड होती है, कहीं बादल फटते हैं, कहीं तेज बारिश होने की वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये अलग अलग फॉर्मेशन में काम करेंगे और साथ ही साथ जो एजेंसियां, उनको भी इसकी सूचना मिलती रहेगी, ताकि उनके जो लोग हैं वो भी तैयार रहें, सतर्क रहें, अपने इक्विपमेंट के साथ और ज्यादा से ज्यादा बचाव कर सकें। इसलिए इसको पूरा का पूरा ड्राफ्ट किया गया और मुझे लगता है इसके अच्छे परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल अच्छे परिणाम आने वाले समय में देखने को बिल्कुल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश शुक्ला, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साल 2026-27 के लिए महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने बीजेपी सांसद वैजयंत पांडा को लोकसभा की लोक उपक्रम समिति यानी कि कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स का अध्यक्ष नियुक्त किया है और इस समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। साथ साथ कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को वर्ष लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को प्राक्कलन समिति अर्थात एस्टिमेट्स कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सांसद डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है, जो कि 30 मई 2026 तक जारी रहेगी। और ये कार्य इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। इसमें प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्रित करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है और ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई है। आज से राज्य में घर घर जाकर मकान सूचीकरण गणना आरंभ होगी, जो कि 31 मई तक चलेगी।
बात करें पेट्रोल प्राइस की तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में करीब 50% तक के उछाल के बावजूद सरकार ने देश में आम लोगों के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर बनाया हुआ है, जिससे करीब 90% लोगों को राहत मिली है। इसके अलावा 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर और घरेलू विमानन कंपनी के लिए विमान ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 80% पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें जो है स्थिर बनी हुई हैं। हालांकि औद्योगिक इस्तेमाल वाले ईंधन जैसे कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर, अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनियों के लिए विमान ईंधन यानी कि ATF और बल्क डीजल के दामों में थोड़ी बढ़ोतरी की गई है। और केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव और जी किशन रेड्डी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 से 50 दिन पहले हुए एक योग कार्यक्रम में भाग लिया और ये कार्यक्रम हुआ हैदराबाद के द हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट कान्हा शांतिवनम में। इस आयोजन में कई लोगों ने भाग लिया और योगाभ्यास भी किया गया। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कई योग संबंधित गतिविधियों की शुरुआत का हिस्सा था। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि आरबीआई ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत 3.56 लाख करोड़ रुपए थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक ये आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रुपए हो गया। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, क्योंकि पश्चिम एशिया में वॉर 2.0 का कहीं ना कहीं काउंटडाउन शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा शांति वार्ता के लिए दिए गए प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान को नर्क में भेज देंगे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस समय मुझे जो कुछ वो पेश कर रहे हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान कुछ ऐसी मांगे कर रहा है जिससे वे असहमत हैं। उन्होंने ईरान की बातचीत में कुछ प्रगति स्वीकार की है, लेकिन कहा है कि ईरानी नेतृत्व में भारी असहमति है। तो ईरान के नए शांति प्रस्ताव से असंतुष्ट है डोनाल्ड ट्रंप। I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. और अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ, ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, डोनाल्ड ट्रंप जो है असहमत हैं ईरान ने जो कुछ मांगे रखी हैं उससे, तो क्या समझा जाए कि ये अब वॉर 2.0 का काउंटडाउन शुरू हो रहा है? देखिए, लग रहा है कि उसी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आज ईरान के भी एक वरिष्ठ अधिकारी ने, ईरान का जो सेंट्रल कमांड है उसके एक अधिकारी ने ये स्वीकार किया है कि एक बार फिर अमेरिका के साथ उनकी लड़ाई हो सकती है, उनका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि जो है ईरान ने जो पेशकश की है समझौते की, उसका जो ड्राफ्ट उन्हें मिला है अभी मीडिएटर के द्वारा, वो ड्राफ्ट जो है वो ठीक है, एक कदम आगे है, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं है। मतलब बात फंसी हुई है। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये है कि ईरान चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो गल्फ ऑफ ओमान है और अरब सागर है, अरब सागर और गल्फ ऑफ ओमान से अपने सैनिक हटा ले। उन्होंने जो नाकाबंदी कर रखी है अमेरिका ने ईरान की, वो नाकाबंदी हटा ले। उसके बाद वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान जो है अपना जो क्लोजर है उसको हटा लेगा। अमेरिका इस बात के लिए अभी तैयार नहीं है और अमेरिका ने तो यहाँ तक कर रखा है कि जो ईरान से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो आवाजाही है वो भी बंद है, अमेरिका ने बंद कर रखे हैं। अब उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई का एक बयान आया है उनके विश्वस्तों के माध्यम से। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ एक लंबे आर्थिक संघर्ष के लिए भी ईरान को तैयार रहना चाहिए। मतलब कि उन्होंने यह कहा है कि ईरान को अपने जो अंदरूनी स्रोत हैं, अंदरूनी जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों
उत्पादों पे भरोसा करना चाहिए, बाहर के उत्पादों को खरीदने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित तौर पे एक नई स्थिति है जिसमें कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक आर्थिक युद्ध भी छेड़ा हुआ है और ईरान को जो न्यूक्लियर मटेरियल है उससे भी मुक्त होने के लिए दबाव बना हुआ है। तो ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे अखिलेश कि ईरान के वो क्या कुछ बिंदु हैं जिस पर ट्रंप कह रहे हैं कि हम सहमत नहीं हैं, असहमत हैं, तो कौन कौन से बिंदु पर असहमति उन्होंने व्यक्त की है? देखिए, निश्चित तौर पे अभी तक इसका पूरा तरह से खुलासा न तो अमेरिका ने किया है, न ईरान ने किया है, लेकिन यह तीसरी चौथी बार है जो ईरान की तरफ से ये प्रस्ताव गया है और ये प्रस्ताव बिल्कुल कह सकते हैं कि आगे नहीं बढ़ रहा है। देखिए, जब अमेरिका और इजराइल का हमला हुआ ईरान पे, उसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब बंद हुआ तो उसके बाद अमेरिका ने जो है गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर में ईरान की घेरेबंदी कर दी। अब उसके बाद वो ईरान कह रहा है कि इस घेरेबंदी को हटाइए ताकि हमारी आर्थिक गतिविधियां शुरू हो, इसके लिए अमेरिका तैयार नहीं है। अब इसके बाद जो सूत्रों से एक खबर भी आ रही है कि ईरान का कहना है कि हम जो अपने न्यूक्लियर मटेरियल है वो नहीं हटाएंगे, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम हम नहीं खत्म करेंगे। लेकिन जो कुछ दूसरे सूत्र ये भी कह रहे हैं कि देखिए, जो एक 20 साल का मामला है, 20 साल तक अमेरिका चाह रहा है कि ईरान अपने प्रसंस्करण को पूरी तरह खत्म कर दे और 20 साल के लिए ईरान अपने न्यूक्लियर मटेरियल को ईरान से बाहर कर दे, बाहर रख दे। अमेरिका चाह रहा है कि वो न्यूक्लियर मटेरियल अमेरिका के पास आए। सूत्रों का यह भी कहना है कि ईरान कह रहा है कि हम 5 साल के लिए इस बात के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन 5 साल की अवधि अमेरिका को बहुत कम लग रही है। तो इन सारी चीजों पे ये मामला फंसा हुआ है। और जी, साथ ही साथ अखिलेश एक पहलू और समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए 60 दिन से ज्यादा अगर युद्ध चलता है तो उसके लिए अमेरिकी सीनेट से, जो कांग्रेस है, उससे जो है अनुमति लेनी होती है, उसमें बात रखनी होती है। और ऐसे में ये जो पहला युद्ध रहा इनका, इन्होंने 60 दिन से कम में जो है इसे समाप्त कर दिया। ऐसे में ये जो अब शुरुआत अगर होती है, दोबारा से युद्ध का 2.0 अगर शुरू होता है, तो क्या वो अवधि इसमें काउंट होगी या फिर इसे नए सिरे से देखा जाएगा? क्या सीनेट से परमिशन लेनी होगी? क्या कुछ रहेगी प्रक्रिया? देखिए, इसके मामले में जो पीट हेगसेथ, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, उनकी तरफ से बयान आया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बयान आया कि जो युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को, वो युद्ध अभी खत्म हो चुका है। वो 60 दिन हुआ ही नहीं। 7 मई के बाद वो युद्ध नहीं है, युद्ध विराम लागू है अमेरिका और ईरान के बीच में। इसलिए अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप और उनका जो प्रशासन है, वो मानने को तैयार नहीं है कि वो युद्ध अभी चल रहा है। इसलिए उसके लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है अमेरिकी संसद से, अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सीनेट से। निश्चित तौर पे अगर आगे की कॉन्फ्लिक्ट हुई तो मान रहे हैं कि वो नई कॉन्फ्लिक्ट होगी, एक नया युद्ध होगा और उसके लिए भी अमेरिकी जो हाउस है उसे अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। तो एक कानून था अमेरिका में कि 60 दिन से अगर ज्यादा युद्ध होगा तभी आपको अनुमति लेनी है, नहीं तो आप इमरजेंसी पावर्स के तहत युद्ध चला सकते हैं। तो इमरजेंसी पावर्स के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने वो युद्ध चलाया और उसके बाद 60 दिन के पहले ही उस युद्ध पर युद्ध विराम की घोषणा हो गई। वो युद्ध अभी की नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन का ये कहना है। तो निश्चित तौर पे जो कानून है, कानून के अपने काट भी होते हैं, एक कानून बनाते हैं उसका काट भी होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अभी इसी काट का सहारा ले रहा है। बिल्कुल गजबी स्थिति है कि 60 दिन से पहले अगला युद्ध भी खत्म कर देंगे और उसके बाद फिर तीसरे युद्ध की शुरुआत होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खेल प्राइम की। जी हाँ, आईपीएल में संघर्ष कर रहे चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस आज आमने सामने होंगे और इस मैच में भी चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान MS धोनी का खेलना मुश्किल लग रहा है। और हमारे साथ खेल प्राइम में जुड़ गए हैं गौरव, हमारे सहयोगी। गौरव, क्या कुछ है आज, आप क्या समेट कर लाए हैं खेल प्राइम में? शुक्रिया शैला। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वाकई आईपीएल का जो रोमांच है वो अपने चरम पर अब पहुंचता जा रहा है, क्योंकि अब प्लेऑफ की जो स्थिति है उस पर कहीं ना कहीं सब टीमों की नज़र है, तो उसके लिए संघर्ष की जो स्थिति है वो बनती हुई नज़र आ रही है। तो आज भी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस जो हैं वो आमने सामने होंगी। इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान MS धोनी का खेलना मुश्किल लग रहा है। इस सीजन में चेन्नई ने अब तक 8 मैच खेले हैं, जिसमें से 3 में उन्हें जीत मिली है और 5 में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं मुंबई की बात करें तो उन्होंने अब तक 8 में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं और 6 में हार झेली है। आज हारने वाली टीम के लिए प्लेऑफ में पहुंचना
काफी मुश्किल हो जाएगा। ये दोनों टीमों के बीच इस सीजन का दूसरा मुकाबला है। दोनों टीमों के बीच आईपीएल में अब तक 40 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से चेन्नई ने 19 और मुंबई ने 21 मैच जीते हैं। चेपॉक की बात करें तो इस स्टेडियम में दोनों के बीच 9 मैच खेले गए हैं। इसमें मुंबई ने 5 और चेन्नई ने 4 मैच जीते हैं। वहीं आज भारत की महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम का जो है वो ऐलान आज शाम मुंबई के बीसीसीआई मुख्यालय में किया जाएगा। महिला T20 वर्ल्ड कप का ये 10वां संस्करण रहेगा, जो कि 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में खेला जाना है। भारत की नजरें खिताब पर रहने वाली हैं। चयन समिति की बैठक में बीसीसीआई मुख्यालय में ये बैठक होगी और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए टीम का जो है वो ऐलान किया जाएगा। चयन समिति की आज की बैठक सिर्फ T20 वर्ल्ड कप तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप से पहले होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज और फिर 10 से 13 जुलाई तक लॉर्ड्स में खेले जाने वाले एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भी टीम का चयन किया जाएगा। इसके अलावा इंग्लैंड ए के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचों के लिए भी इंडिया ए टीम का चयन होगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम से इस बार काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि भारत ने महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो अपने घर पर ही पिछले साल जीता था। तो क्रिकेट के बाद अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की, जहां डेनमार्क के होसेंस में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। फ्रांस ने पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चो चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चिऊ हिलसियाग और वांग सी चिलिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चिनजी को हराकर टीम की जीत जो है वो सुनिश्चित की। इस जीत से भारत का थॉमस कप में पदक भी जो है वो पक्का हो गया। तो बैडमिंटन के बाद अब बात करते हैं टेनिस की, जहां 2 बार के चैंपियन अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने मैड्रिड ओपन में बेल्जियम के अलेक्जेंडर ब्लॉक्स के शानदार सफर का अंत करते हुए सीधे सेटों में हराकर फाइनल में जगह बनाई। दूसरी वरीयता प्राप्त ज़्वेरेव ने 96 मिनट में चले मुकाबले में 6-2, 7-5 से जीत दर्ज की और अब उनका मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त यानिक सिनर से होगा, जिन्होंने पहले फ्रांस के आर्थर फिल्स को 6-2, 6-4 से हराया था। मैड्रिड में अपनी 30वीं जीत के साथ ज़्वेरेव ने रॉजर फेडरर और राफेल नडाल के साथ इस टूर्नामेंट के 4 फाइनल में पहुंचने वाले तीसरे खिलाड़ी भी बन गए हैं। रविवार को होने वाला फाइनल ज़्वेरेव और सिनर के बीच 14वां मुकाबला होगा, जिसमें सिनर ने पिछली 8 भिड़ंत में जीत हासिल की है और हाल ही में उन्होंने 5 मुकाबले जो हैं वो सीधे सेटों में जीते हैं। तो वाकई यानिक सिनर का जो कमाल है वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं नजर आ सकता है। और अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की। फीफा परिषद ने अपने शासन नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के तहत अफगान महिला खिलाड़ियों फीफा प्रतियोगिताओं में आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भाग ले सकेंगी। तालिबान के 2021 में सत्ता के लौटने के बाद से अफगानिस्तान की महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने कोई भी प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला। यह निर्णय फीफा के समावेश और गैर भेदभाव के सिद्धांतों के अनुरूप है। अब देखिए रिपोर्ट। विश्व फुटबॉल की गवर्निंग संस्था फीफा ने अफगानिस्तान की महिला शरणार्थी टीम को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेलने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला उन खिलाड़ियों के लिए बेहद खास है जो पिछले कई सालों से अपने देश से दूर रहकर भी खेल को जिंदा रखे हुए थीं। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद महिला खिलाड़ियों के लिए खेलना लगभग नामुमकिन हो गया था। ऐसे में कई खिलाड़ियों को देश छोड़कर अलग अलग जगहों में जाना पड़ा। तब से वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के मौके का इंतजार कर रही थीं। हाल ही में कनाडा के वैंकूवर में हुई फीफा परिषद की बैठक में नियमों में बदलाव करते हुए इस टीम को मान्यता देने का फैसला लिया गया। अब ये टीम अफगान महिला यूनाइटेड के नाम से अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकेगी। It's a historic moment right now that I've witnessed. It's extremely empowering and it's something that we have been waiting and fighting for such a long time to get the recognition and getting FIFA on board with us to recognize our team and allow our team to play and represent the women of Afghanistan as a national team.
हालांकि 2027 में ब्राजील में होने वाला महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने का मौका इस टीम के लिए निकल चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वे 2028 लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों के क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा ले सकते हैं। इस फैसले को खेल जगत में एक सकारात्मक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इससे न केवल इन खिलाड़ियों को पहचान मिलेगी, बल्कि उन महिलाओं के लिए भी एक उम्मीद जगेगी जो मुश्किल हालात में भी अपने सपनों को जिंदा रखती हैं। The team will be a symbol of resilience. I know that it's going to be tough because the Afghan women inside Afghanistan will struggle to be part of that. But if we still can be the voice for them, to send out the hope messages and also show the support to the women of Afghanistan that you are not forgotten, we will continue to use our platform. ये फैसला सिर्फ खेल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के अधिकार और उनकी आजादी का भी एक मजबूत संदेश देता है। लंबे संघर्ष के बाद मिली ये मंजूरी इन खिलाड़ियों के हौसले को और मजबूत करेगी। अब पूरी दुनिया की नजर इस टीम पर होगी कि वे आने वाले मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन करते हैं और कैसे अपनी पहचान बनाते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई ये फीफा का एक स्वागत योग्य जो है वो कदम है और इसका कहीं ना कहीं इसकी सराहना होनी चाहिए। बहरहाल चला, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।